न्यूज 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे प्रोग्राम खबरनामा में। सबसे पहले तो कल के लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि कल खबरनामा नहीं आया था। हालांकि इसकी सूचना मैंने परसों ही आपको दे दी थी कि खबरनामा नहीं आएगा, क्योंकि कल मेरी बुकिंग थी, शो था, तो मैं उसमें बिजी रहा। पर आज जो हमारा प्रोग्राम आ रहा है, आज इसको सिंपल तरीके से करने का मेरा विचार था और इसी वजह से मैं सिर्फ ऑफिस से ये लाइव आपको कर रहा हूँ और फेसबुक पर लाइव आ रहा है। आज यूट्यूब पर हम लाइव नहीं है, तो फेसबुक के जितने भी दर्शक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आज जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। हालांकि मुझे मालूम है कि आईपीएल के मैच चल रहे हैं साहब, तो आप लोग उनमें इन्वॉल्व है, लेकिन अपने क्षेत्र की तमाम खबरें, घटनाएं उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्या कुछ प्रदेश लेवल पर चल रहा है, क्या कुछ देश के लेवल पर चल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है हमारे क्षेत्र में क्या चल रहा है, सवाई माधोपुर जिले में क्या चल रहा है, करौली जिले में क्या कुछ चल रहा है, हमारे आसपास कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं। इसके अलावा ये है चुनावी साल। चुनावी साल में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी योजनाएं आपको प्रभावित कर सकती हैं, सरकारों के बीच में चल क्या रहा है, तो वो तमाम खबरें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। फटाफट जुड़ें, जोड़ें, और एक रिक्वेस्ट है सर, शेयर करें बस प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करें। फेसबुक पर लाइव हैं और आज तो समय से पहले हैं हम, है ना। रोजाना 9 बजे तक आपको इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज आपको ज़्यादा इंतजार मैं नहीं करवा रहा। संदीप जी जुड़े हैं करौली से, धन्यवाद संदीप जी और राम राम, स्वागत है आपका। और बिल्कुल बिल्कुल आपने शायद फ़ोन भी किया था मुझे 1-2 दिन पहले। मोंटी सैनी है सलारपुर से, राम राम साहब। गणपत गुजर जी हैं, राम राम। फटाफट जुड़ते चलें और शेयर करते चलें, जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। कारण यह है कि आज हम सिर्फ फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर लाइव नहीं है, तो इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सर इसको थोड़ा सा ऊँचा उठाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाफ आ रहे हैं, है ना, ऊपर का हिस्सा ज़्यादा आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा मेंटेन कर दें, थोड़ा सा नीचे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तब तक हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं। अशोक सैनी जी, विजेंद्र मीणा जी, राम राम भाई, स्वागत है आपका, ठीक है ना, जुड़ते चलें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ अभी, और मुझे यहाँ पर रिएक्शन आएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि थोड़ा सा ऊपर नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कारण क्या है। नहीं, रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ जो हलचल है ना वो तो दिख रही है और लाइव चल रहा है। आप थोड़ा सा झुका दें इसको, है ना, थोड़ा सा वाइड कर दें तो वो ठीक हो जाएगा। पवन कुमार जी गुड इवनिंग। महेंद्र कुमार जी नमस्कार। रेगुलर नहीं देखते हो भाई, है ना, कमी नज़र आते हो, तो रेगुलर भी देखा करो। हाँ अब ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए खबरों का सिलसिला हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्र लेवल की बड़ी खबरों से। देश के लेवल पर क्या कुछ बड़ी हलचल है उससे हम शुरुआत करते हैं, और हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक है जीपीएस पब्लिक स्कूल, गायत्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जीपीएस साइंस एकेडमी, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से। पवन कुमार जी गुड इवनिंग, और सोहन सिंह जादौन जी राधे राधे, विजय सिंह मीना जी राम राम भाई, है ना, शेयर कम कर रहे हो भाई। माही सैनी भाई शेयर करते चलो प्लीज, है ना, जितने ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करो, आपकी जो फेसबुक आईडी है उस पर शेयर करो, व्हाट्सएप पर शेयर करो, क्योंकि आज यूट्यूब पर नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है थोड़ी सी, ताकि सारे दर्शक जुड़ पाएं। आज तारीख है 20 अप्रैल और बार है गुरुवार। बड़ी खबर राष्ट्र लेवल की, जम्मू कश्मीर से आज एक खबर आई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में एक आर्मी के ट्रक में आग लगने का एक मामला सामने आया है, और हादसे में सेना के 4 जवानों की मौत की खबर आई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें 4 जो सेना के जवान थे वो शहीद हुए हैं। शुरुआती जांच में मामला ये चल रहा है कि शायद बिजली गिरना जो है इसका मुख्य कारण माना जा रहा है, लेकिन सेना के अधिकारियों ने ग्रेनेड हमले से भी इनकार नहीं किया है। तो दोनों एंगल से इसकी जांच की जाएगी कि ये एक नेचुरल हादसा था या इसके पीछे कोई आतंकवादी घटना थी। तो जम्मू कश्मीर से यह खबर जरूर आई है आज। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, हाँ, मानहानि केस में उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही है। पहले उनकी जो संसद की सदस्यता थी वो चली गई, उसके बाद उनका जो सरकारी बंगला था वो उनको खाली करना पड़ा, और इस मामले में मैं आपको बताऊं, सूरत कोर्ट ने दोषी ठहराने के खिलाफ उनकी जो याचिका लगाई गई थी उसको आज खारिज कर दिया। उन्होंने अपील की थी कि इतना बड़ा मामला नहीं है, और इसको इस याचिका को सुनकर के और जो दोषारोपण उन पर किया गया है इसको निरस्त किया जाए। लेकिन सूरत कोर्ट ने आज, जो जज थे आरपी मोगेरा, वो कोर्ट आए और सिर्फ एक शब्द उन्होंने अंग्रेजी में बोला
डिसमिस्ड, यानी जो याचिका लगाई थी उन्होंने वो खारिज कर दी। अब आगे कदम क्या होगा? आगे कदम यह होगा कि राहुल गांधी अब हाई कोर्ट में इसकी अपील करेंगे, सुनवाई करेंगे। सूत्रों से या मीडिया के हवाले से पता चला है कि 21 अप्रैल को इस बारे में जो है अपील की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि कांग्रेस में बहुत सारे नेता जो हैं वो एडवोकेट हैं, वकील हैं, उसके बावजूद भी राहुल गांधी के मामले में आखिर याचिका लगाने में या अपील करने में देरी क्यों की जा रही है? समय रहते अपील ना तो की जा रही है, ना कोर्ट में कोई इस्तगासा लगाया जा रहा है। माही सैनी जी कह रहे हैं हम झालावाड़ से देख रहे हैं, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तेजराम सैनी जी हैं, पंकज अवस्थी, राहुल गांधी आजकल सब जगह से गायब हैं, ऐसा क्यों? टिंकू कुमार सैनी सर नमस्कार, भाई नमस्कार और स्वागत है आपका भी। जैसे जैसे राजनीति परवान पे चढ़ेगी ना सर, इनके इंपैक्ट आगे जाकर के निकलते हैं। आप और हम और आम आदमी तो समझ ही नहीं पाता कि राजनीति में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो खबरें चल रही है इन दिनों वो ये है कि साहब 100% कहीं ना कहीं राहुल गांधी को हो सकता है जेल जाना पड़े। और सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, बल्कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी शराब नीति मामले में सीबीआई जिस तरीके से उनसे पूछताछ कर रही है, ईडी जिस तरीके से उनसे पूछताछ कर रही है, उनके दो जो मित्र हैं, दाएं और बाएं अंग बिल्कुल माने जाते थे, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, वो ऑलरेडी जेल में हैं। उनकी जमानत याचिका जो है वो लगातार खारिज की जा रही है। और अब अरविंद केजरीवाल का नाम भी इसमें आया है, उनसे भी सीबीआई और ईडी जो है लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि राजनीतिक हलकों में अगर बात की जाए तो सब लोगों का यह मानना है अरे साहब मोदी सरकार जो है वो बदले की भावना से काम कर रही है, या वो कहीं ना कहीं डर करके और फिर इन लोगों को अंदर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो केस आप पर पहले से चलते आ रहे हैं, जो मुकदमे आप पर पहले से चलते आ रहे हैं, उनमें हो सकता है पहले लीपापोती हो रही थी, लेकिन अब उन पर एक्शन होना शुरू हो गया है, एक्शन होना शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं कानून जो है ना वो तो अपना काम करेगा। तो राहुल अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे। प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल, याद होगा आपको, मेडिकल के लिए अतीक और अशरफ को ले जाया गया था और वहीं पर उनकी हत्या की गई थी गोली मार करके। आज इसको लेकर के एसआईटी ने सीन को रिक्रिएट किया है। सीन रिक्रिएट का मतलब यह होता है कि जो घटना घटी है उसको वापस डमी कैंडिडेट के माध्यम से दोहराया जाता है पुलिस के द्वारा। किस तरह वो घटना हुई, किस तरह वहां लोग थे, किस तरह सवाल जवाब उनसे किए जा रहे थे, फिर किस तरह किन व्यक्तियों ने आकर के उसको गोली मारी, किस तरह वो गिरे, ताकि इससे पुलिस को थोड़ी सी मदद मिलती है जांच करने में। तो वो सीन रिक्रिएट किया गया है, जिस तरह से हत्या हुई उसी सीन को दोबारा से दोहराया गया था। वहीं इस मामले में रिमांड पर चल रहे तीनों आरोपियों ने बताया कि उन्हें तुर्की में बनी जिगाना पिस्टल जो है वो कानपुर के एक अपराधी बाबर ने दी थी। और उन्होंने ये भी कहा है जो उन्होंने पहले कहा था, पहले भी उन्होंने यही बयान दिया था और आज भी उन्होंने यही बयान दिया है कि इस हत्याकांड के पीछे कोई नहीं है, बस अपना नाम ऊंचा करने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और मनीष सिसोदिया जो है दिल्ली शराब नीति घोटाले में बंद है तिहाड़ जेल में, और आज उस मामले को लेकर के सुनवाई हुई है, लेकिन उनकी जो जमानत याचिका है और जो चीजें हैं वो खारिज कर दी गई हैं। और अब 26 अप्रैल को फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। रूप सिंह जी जुड़े हैं, धन्यवाद और राधे राधे। राधे श्याम सैनी जी, जय श्री श्याम। अमिता मीना जी, राम राम मैम और स्वागत है आपका भी। और जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट है बस शेयर करते चलना भाई। राजेश मीना जी, राम राम। अच्छा, मन्नू लाल झाड़ोली बूंदी से देख रहे हैं, धन्यवाद भाई, है ना, देखते रहें और शेयर भी करें। हायर सेकेंडरी स्कूल, हाँ माही जी सही कह रहे हैं आप, हायर सेकेंडरी स्कूल का जो पार्क है उसका हाल बेहाल है और उसका कारण यह है कि नगर परिषद नहीं है हमारे यहाँ, है ना, नगर परिषद मर चुकी है, खत्म हो चुकी है, मृत प्राय है। और उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी जो है या तो ठेकेदार की है या नगर परिषद की है। ठेकेदारों को पैसे नहीं मिल रहे तो फिर उस पार्क की देखभाल करेगा कौन? किड्स जोन में आप चले जाइए, बच्चों के जितने खिलौने हैं या और जो मनोरंजन के साधन हैं सब टूटे फूटे पड़े हैं, और आज से नहीं महीनों से टूटे फूटे पड़े हैं। किसी ने उनकी कोई देख रेख नहीं की है। किस तरह काम चल रहा है ये आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं, आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं कि गंगापुर सिटी में नगर परिषद खत्म है, मर चुकी है, तो फिर काम होंगे कैसे बताओ? ना सफाई हो पा रही है,
ना रोड लाइट है ना, लेकिन करेंगे विस्तार से चर्चा। आप बने रहे हमारे साथ में और शेयर करते चलें। भवानी सैनी हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम भाई, लाला राम जी जुड़े हैं, अनवर हुसैन जी नमस्ते, स्वागत है आपका भी अनवर भाई। और आजकल आपके बॉली में भी बड़ी उथल पुथल चलती रहती है कुछ ना कुछ, पहले राम प्रसाद मीना, अब संजय पांडे। इस पर भी मैं विस्तार से जानकारी दूंगा विकास जी। हाँ बॉली बिल्कुल, बॉली के मामले में तेज बिहारी जी कह रहे हैं सोई हुई है। अरे भाई सोए हुओं को तो फिर भी जगा दें, लेकिन जो मर गए उनको कैसे जगाएं, उनको जिंदा कैसे करें। आप कह रहे हो नगर परिषद सोई हुई है गंगापुर की? अरे नगर परिषद है ही नहीं, खत्म है नगर परिषद। बिल्कुल जनता से जुड़े कोई काम नगर परिषद गंगापुर सिटी में नहीं हो रहे हैं। केवल सरकारी काम, जन्म प्रमाण पत्र है या और जो नरेगा के काम चल रहे हैं, पीएम आवास योजना के काम चल रहे हैं, है ना, वो काम जरूर चल रहे हैं। बाकी इसके अलावा और कोई काम बिल्कुल नहीं चल रहा 1% भी। तो नगर परिषद है ही कहां, जिंदा कहां है बताओ? गंगापुर में तो नगर परिषद मरी पड़ी है। इस पर विस्तार से बात हम करेंगे, पहले खबरों की तरफ रुख करते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन ने कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। जी हां, आराध्या ने एक याचिका दाखिल करके और यूट्यूब पर कुछ फेक न्यूज के खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी। इस पर हाई कोर्ट ने आज संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है और यूट्यूब और गूगल को नोटिस जारी करके और जिन यूट्यूब चैनलों पर फेक खबर चलाई जाती है, फर्जी खबरें चलाई जाती है, उनको तुरंत हटाने के आदेश दिए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले यूट्यूब पर कुछ चैनलों ने आराध्या की सेहत को लेकर के कुछ गलत खबरें चलाई थी, फर्जी खबरें चलाई थी, और इसको लेकर के आराध्या ने एक्शन लिया और अपनी याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने साथ ही साथ यह भी कहा है कि चाहे कोई सेलिब्रिटी का बेटा हो, बच्चा हो या किसी आम आदमी का, सबको एक साथ जीवन जीने का अधिकार है। और यूट्यूब पर या गूगल के माध्यम से जो खबरें चलाई जाती हैं फर्जी, उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। नोटिस भेजा है हाईकोर्ट ने गूगल को और यूट्यूब को। और आईपीएल खेलों की बात करते हैं। आईपीएल में आज 2 मुकाबले हुए हैं, हेड टू हेड 2 मुकाबले हुए हैं। पहला मुकाबला आरसीबी और पंजाब के बीच में है। आरसीबी ने 175 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन मुझे अभी पता नहीं है कि क्या हुआ। और दूसरा मुकाबला अभी चल रहा है दिल्ली और कोलकाता के बीच में, ठीक है ना। तो हमारे दर्शक जो हैं, अगर उनके पास अपडेट हो तो बिल्कुल भेजिएगा, आप भेजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में कल लंबे समय बाद खेला गया आईपीएल का मैच, राजस्थान रॉयल और लखनऊ के बीच में। लेकिन उससे पहले ये मैच जो है वो विवादों में आ गया। हालांकि कल का मैच जो है 10 रन से राजस्थान रॉयल हार गई थी लखनऊ के खिलाफ, लेकिन उससे पहले विवाद खड़ा हो गया था। और विवाद खड़ा किया था खेल मंत्री चांदना के द्वारा। उनको शिकायत मिली थी कि साहब बिना अनुमति के कुछ पक्का निर्माण एसएमएस स्टेडियम में कर लिया गया है। कल वो वहां पहुंचे थे, परसों भी पहुंचे थे, चेतावनी देकर के आए थे। सील करने का उन्होंने आदेश दिया था कि जो अवैध निर्माण वहां पर किया गया पक्का, इसको सील किया जाए। लेकिन समस्या यह है कि जो वीआईपी वहां पर बॉक्स बनाए गए थे, उनके टिकट तो पहले ही बिक चुके थे। कल जैसे ही मैच शुरू हुआ, उससे पहले फिर खेल मंत्री वहां पहुंच गए, सील करवा दिया उन्होंने उस बॉक्स को कि जो अलग एक्स्ट्रा वो बनाया गया है, जगह जो बनाई गई है दर्शकों के लिए, उसको सील कर दिया जाए। और जब सूचना मिली, क्योंकि जिन लोगों ने टिकट ले रखे थे, जिन दर्शकों ने, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया वहां पर, खूब हो हल्ला हुआ। पंकज जी कह रहे हैं आरसीबी जीत गई, ओके थैंक यू। कोलकाता के रन है 35 पर, ओके धन्यवाद सर। तो कल बड़ा विवाद हुआ। उसके बाद मैं आपको बताऊं, एडिशनल कमिश्नर जो हैं, कमिश्नरेट के पुलिस के जो अधिकारी हैं, कुंवर राष्ट्रदीप, वो वहां मौके पर पहुंचे जब हंगामा किया दर्शकों ने। तो खेल मंत्री के बीच में और एएसपी के बीच में भी काफी तीखी जो है नोकझोंक हुई है। आखिर में मैच से पहले थोड़ी सी सहमति बन गई और खेल मंत्री ने इजाजत दे दी कि चलिए आज आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मैच के लिए इजाजत दी है, यानी आने वाले मैचों में ये समस्या फिर खड़ी होगी। कारण ये है कि खेल मंत्री और खेल परिषद के बीच में बात नहीं बन रही है, मनमुटाव की स्थिति चल रही है। वहीं जिन्होंने इन बॉक्सेस का निर्माण करवाया है, राजस्थान रॉयल्स ने, उन्होंने लिखित में यह जवाब दिया है
कि जब हम इतने बड़े फ्रेंचाइज हैं, इतने मैच हम करवा रहे हैं, तो बिना अनुमति के हमने कोई निर्माण नहीं किया है। 10 मार्च को ही हमने इसकी अनुमति खेल परिषद से ले ली थी। तो अब ये टकराव की स्थिति जो है ना, वो देखने को मिल रही है और समय रहते इनका समाधान करना जरूरी भी है। और सशर्त जो है वो कल अनुमति दे दी गई थी। अब बात करते हैं प्रदेश लेवल की खबरों की। राज्य में क्या चल रहा है? तो राज्य में तो इतना कुछ चल रहा है साहब कि हर आध घंटे में कोई ना कोई ब्रेकिंग आती रहती है कि राज्य लेवल पर चल क्या रहा है। चुनाव आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसा आपको पहले बताया, वेट एंड वॉच की मुद्रा में है, दूर बैठ करके तमाशा देख रही है, क्योंकि जो भी उथल पुथल इन दिनों हो रही है ना, वो सिर्फ कांग्रेस में हो रही है। कांग्रेस में ही उथल पुथल हो रही है, कांग्रेस में ही मनमुटाव हो रहा है, कांग्रेस में ही आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, कांग्रेस में ही नए नए बयान भी आ रहे हैं, जो आकर के मंचों पर कोई भी बयान दे जाते हैं और फिर उसके बाद में उनके संभालने वाले जो हैं वो बैठे रहते हैं। प्रभारी कांग्रेस के रंधावा जी कहते कुछ हैं, लेकिन आप और हम भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस में चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे कोई प्रभारी हो, लेकिन कांग्रेस चलती कहां से है? गांधी परिवार से। अंतिम फैसला तो वो करते हैं। जब सचिन पायलट अनशन पर बैठे थे तब रंधावा ने यह कहा था कि अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, बिल्कुल कड़ा एक्शन होगा। क्या अब तक सचिन पायलट के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। हां, बेइज्जती जरूर हुई है उनकी, तौहीन जरूर हुई है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में से सचिन पायलट का नाम हटा दिया गया है। सचिन पायलट का नाम नहीं है प्रचारकों की सूची में कि चुनाव में कौन कौन प्रचार करेंगे, उसमें सचिन पायलट का नाम नहीं है। तो यानी हर रोज सचिन पायलट को कोई ना कोई तंज, कोई ना कोई दर्द झेलना पड़ रहा है। तो एक तो ये चल रहा है मामला। दूसरी बात यह है कि विधायकों से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। 2-3 दिन से चल रही है ये प्रक्रिया। रंधावा जी जो हैं, गहलोत साहब हैं, डोटासरा जी हैं, कांग्रेस के जो दिग्गज हैं राजस्थान में, वो मिलकर के 10-10 जिलों के जो विधायक हैं उनको बुला रहे हैं, है ना। फोरम दिया जा रहा है, कैसे जीतोगे, फील्ड में आपकी पोजीशन क्या है, जहां से आप चुनाव लड़ रहे हो वहां आपके विपक्ष में कौन मजबूत दावेदार है, सब कुछ निकालने का और खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसमें भी विवाद है, इसमें भी विवाद है। विधायक इन दिनों जो बोल रहे हैं ना, खुलकर के बोल रहे हैं, चाहे आप कितने बड़े हाई कमान हो, चाहे आप प्रभारी हो, चाहे सीएम हो। और खुलकर के कौन बोल रहे हैं? एक तरफ तो वो बोल रहे हैं जो सीएम गहलोत का समर्थन करते हैं, और दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं जो सचिन पायलट का समर्थन कर रहे हैं। कल आपको पता है ना कि परसों मैंने एक खबर बताई थी कि एक विधायक ने तो साफ ये कह दिया, रामलाल मीणा थे शायद, जिन्होंने कहा है कि साहब कांग्रेस में बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर के नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और उनके खिलाफ लगातार शिकायत होने के बावजूद भी गहलोत साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। खुल करके अपना फीडबैक दे रहे हैं इस समय विधायक, और ये चीजें पसीना ला रही हैं कांग्रेस के और हाईकमान के कि आखिर रणनीति तय की जाए तो कैसे की जाए। एक तरफ गहलोत खेमा है, दूसरी तरफ सचिन पायलट का खेमा है। पायलट साहब इन दिनों पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर हैं, झुंझुनू है, खेतड़ी है, वहां जाकर के जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, और वहां भी अपनी ही सरकार के खिलाफ वो आग उगलने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो निश्चित है, ठीक है, चाहे उन्होंने अभी अलग पार्टी नहीं बनाई हो, चाहे उन्होंने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा हो, लेकिन कांग्रेस से पूरी तरीके से सचिन पायलट का मोह भंग हो चुका है, और दूध में से मक्खी को निकाल करके फेंकते हैं, बस इतनी सी कसर बाकी है, वरना कांग्रेस ने भी अपने आप से सचिन पायलट को अलग कर दिया है। ये सही बात है। राजनीति और सत्ता के जो समझने वाले हैं ना, वो इस बात को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि आखिर सचिन की भूमिका अब कांग्रेस में रही क्या है, और आने वाले दिनों में इसका इंपैक्ट होगा क्या। आपको मैं बताऊं, जयपुर के रामप्रसाद मीणा का सुसाइड प्रकरण, हालांकि इसको लेकर के अभी थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग आई है। 4 दिन से उसका शव जो है वो उसके घर में बंद था, धरना प्रदर्शन चल रहा था। आज शाम को थोड़ी सी सहमति बनी, और उसके बाद में एसएमएस की मेडिकल टीम ने जाकर के और घर पर ही उसका पोस्टमार्टम कर दिया है।
तो एक तो ये ब्रेकिंग आई है कि उसका पोस्टमार्टम हो चुका है, जबकि 4 दिन से उसका शव जो है उसके कमरे में बंद था और परिजन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उनके साथ और कई बड़े नेता, दिग्गज नेता वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे विभिन्न मांगों को लेकर के। और इसमें ही आग में घी डालने का काम किया है सचिन पायलट ने। आज वो भी पहुंच गए 5 बजे, पीड़ित परिवार से मिले, उनके बच्चों से मुलाकात की और फिर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि हां, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितने ही रसूखदार लोग हों। यानी उनका सीधा सीधा इशारा था मंत्री महेश जोशी के ऊपर। बिल्कुल, मंत्री महेश जोशी पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये साफ कहा सचिन पायलट ने। उन्हीं के समर्थक मंत्री मुरारीलाल मीणा, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल अन्याय हुआ है और अगर कोई राजनीतिक हस्ती अपने पद का दुरुपयोग करके इस तरीके से किसी को प्रताड़ित करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी है। यानी कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, बिल्कुल बढ़ने वाली हैं। क्यों? दिन अच्छे नहीं चल रहे इस समय कांग्रेस के। गहलोत साहब इस मुगालते में हैं कि मेरी योजनाएं बहुत अच्छी हैं और मेरी योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा और हो सकता है हमारी सरकार वापस रिपीट हो जाए। इसको लेकर के पूरी तरीके से संतुष्ट हैं मुख्यमंत्री गहलोत। लेकिन कश्ती में अगर छेद होगा, नाव में अगर छेद होगा, तो बैतरणी पार कैसे करोगे? बैतरणी पार कैसे करोगे? आज की तारीख में अगर सचिन पायलट अलग पार्टी का ऐलान कर देते हैं तो ये तो निश्चित है कि 20 से 30 विधायक ऐसे हैं जो उनके साथ चले जाएंगे। और जैसे ही 20 से 30 विधायक उनके साथ गए, गहलोत जी आपकी तो सरकार वैसे ही गिर रही है। आपको तो पहले ही नाको चने चबा दिए थे जब मानेसर वाला कांड हुआ था, तभी सचिन पायलट ने एक जाजम पर बैठ नहीं रहे, संवाद हो नहीं पा रहा, हाईकमान कुछ कर नहीं पा रहे इस मामले में, बिल्कुल मूक दर्शक बन करके बैठे। बयान चाहे आप कितने ही दे लो, सख्त कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, हुआ कुछ नहीं है, हुआ कुछ नहीं है। सचिन पायलट आज भी दबंगता के साथ अपनी बात को रख रहे हैं, गहलोत साहब अपनी बीन अलग बजा रहे हैं, मंत्री 2 खेमों में बटी गए हैं, विधायक 2 खेमों में बटी गए हैं। कुछ हैं जो झंडा लेकर के चल रहे हैं गहलोत साहब का, कुछ हैं जो झंडा लेकर के चल रहे हैं पायलट साहब का। फिर पार कैसे पड़ेगी? फिर सरकार को रिपीट कैसे करोगे? और अभी तो मुसीबतें और बहुत आने वाली हैं आपके सामने। और इस समय भारतीय जनता पार्टी की अगर प्रदेश में हम बात करें तो वही बात है कि हजारों सवालों से अच्छी है मेरी एक खामोशी, हजारों सवालों से अच्छी है मेरी एक खामोशी। भारतीय जनता पार्टी तो अब इसी मोड में है, करने दो इनको जो कर रहे हैं, लड़ने दो इनको जो लड़ रहे हैं, देख लेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हमेशा स्पष्ट होती हैं, उनको जो करना होगा वो एकदम कर देंगे, हाईकमान से आदेश आएगा, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं जो कुछ बोल जाए। वहां इतना अनुशासन तो है, और यहां अनुशासन जो है वो आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, मीडिया को दिख रहा है, सारी पब्लिक को दिख रहा है। क्या अनुशासन है, कौन क्या बोल रहा है। तो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, चुनौतियां बहुत है कांग्रेस के लिए इस बार प्रदेश में। आगे मैं आपको बताता हूं, और गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए, पुलिस निष्पक्ष और बिना दबाव के काम करे, यह कहना था सचिन पायलट का। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में जिन 3 लोगों का नाम, हालांकि 8-9 लोगों का नाम लिया था, उनमें से 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, मैं आपको बता देता हूं, इसमें राकेश टांक, देव अवस्थी और लालचंद देवनानी, इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इनसे पूछताछ चल रही है। आगे देखते हैं क्या कुछ इसको लेकर के होता है। वहीं पीड़ित परिवार ने भी एक मांग पत्र सीएम गहलोत को भेजा है, जिसमें सरकारी नौकरी मांगी गई है, और जैसे नासिर और जुनेद को 1 करोड़ का मुआवजा मिला था, वैसा ही 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग सीएम से की है। तो यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है, देखते हैं आगे इसको लेकर के और क्या परिणाम निकल करके सामने आते हैं। और अगली खबर प्रदेश लेवल की, एसओजी ने पेपर लीक मामले में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के बेटे डॉक्टर दीपेश और उसके एक टीचर दोस्त को भी अब पकड़ा है। एसओजी ने इस मामले में
जिन एक्यूज को पकड़ा है उसके साथ साथ उनके परिवार को भी पकड़ करके और पूछताछ की है। शुरू से ही इसी प्रणाली पर जो है एसओजी काम कर रही है। उदयपुर के पोश इलाके में बाबूलाल का आलीशान 2 मंजिला बंगला भी है, तो यानी गाज उस पर भी गिरेगी। जैसे होटल तोड़ दिया था, है ना, इससे पहले जो पकड़ में आया था अपराधी आरोपी, उसके भी मकान को और कोचिंग को तोड़ दिया गया था, आपको याद होगा, रिद्धि सिद्धि चौराहे पर, है ना। तो ये है, और पारिवारिक सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है, कौन इन्वॉल्व है, कितना इन्वॉल्व है, कैसे नौकरी लगी है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में मौसम में बदलाव हुआ है। कई जिलों में धूल भरी आंधियां चली हैं, वहीं आज भी हल्के बादल छाए रहे हैं और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का यह कहना है कि पूर्वी राजस्थान में अभी धूल भरी आंधियां कुछ जिलों में चलेगी, जिसमें भरतपुर संभाग, कोटा संभाग, जयपुर संभाग ये आते हैं। तो धूल भरी आंधियां चलेंगी और शाम को हमारे यहाँ भी थोड़ा सा मौसम परिवर्तन हुआ था, आपने भी महसूस किया होगा कि बादल छाए थे और तेज हवाएं थोड़ी सी चली थी। बाकी बारिश नहीं होगी, मौसम विभाग का यह भी कहना है। बरसात के कोई सिम्टम्स नहीं है। शेयर कम कर रहे हो, बहुत कम शेयर कर रहे हो और बहुत कम लोग जुड़े हो। शिकायत है भाई, मेरे को करो ना ज्यादा से ज्यादा शेयर, ठीक है ना, ताकि आज यूट्यूब पर नहीं है ना, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। और प्रदेश से आज एक और बड़ी खबर आई है, बिल्कुल बड़ी खबर आई है, और बड़ी खबर यह आई है कि सीआईडी सीबी ने आज बहुत बड़ा खुलासा किया है, और खुलासा किया है करोड़ों रुपए के कोयले की चोरी का। बिजली से त्राहिमाम कर रही है जनता, प्रदेश की जनता को बिजली नहीं मिल पा रही है। शहरों में 3-3, 4-4 घंटे कटौती चल रही है, ग्रामीण क्षेत्र की तो पूछो ही मत, हालत और भी ज्यादा खराब है। और राजस्थान सरकार चिल्लाती रहती है हमारे पास कोयला नहीं है, कोयला नहीं है, तो प्रोडक्शन कैसे करें। और आज आपको मैं बताऊं, सीआईडी सीबी ने बड़े घोटाले का खुलासा किया है, बड़े घटनाक्रम का खुलासा किया है, कोयला चोरी करने का। अच्छी क्वालिटी का कोयला गुजरात के कांडला जो पोर्ट है वहां पर उतरता था, ड्राइवरों से सेटिंग होती थी, और फिर यह कोयला जो है वहां से राजस्थान होकर के, हरियाणा होकर के, जम्मू कश्मीर तक पहुंचाया जाता था। सेटिंग ऐसी कर रखी थी इन लोगों ने, लगभग 150 ड्राइवर हैं जो इसको रोजाना माल ढुलाई करते थे। मैं आपको बताऊं, प्रतिदिन लगभग 500 से 600 कंटेनर कोयले के भर करके और 5 राज्यों में सप्लाई होते थे, और गुजरात से सीधा पहला जो संपर्क होता था वो होता था राजस्थान से। इन लोगों ने क्या कर रखा था कि कांडला कांडला बंदरगाह पर जैसे ये कोयले की रेख उतरती थी और वहां से कंटेनर के माध्यम से जब ये जाती थी, तो राजस्थान में ये जो ड्राइवर है ये थोड़ी देर के लिए खाना पीना करने के लिए, रेस्ट करने के लिए रुकते थे, और जो गिरोह था जिनकी सेटिंग थी वो क्या करते थे कि कंटेनर में से लगभग 30% कोयला कट करके और निकाल लेते थे। जो बढ़िया क्वालिटी का था विदेशी कोयला, उसको निकाल करके, और जो घटिया क्वालिटी का कोयला था उतने ही नाप तोल के साथ वापस उसमें भर दिया जाता था, और वापस वैसी की वैसी सील और ठप्पा लगा करके और उस कोयले को आगे रिलीज कर दिया जाता था। लगातार इस बारे में शिकायतें मिल रही थी सीबीआई को, और एडीजी क्राइम के जो डीजी हैं, क्राइम के जो देख रहे हैं एमएन दिनेश साहब, उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर के 6 जिलों के 13 जगहों पर छापे मारे, 19 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, और एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। 30% कोयले का मतलब यह है 3 लाख रुपए का कोयला, और यह कोयला बिजली बनाने और सीमेंट बनाने के काम आता था, जिसकी चोरी लगातार चल रही थी। तो बड़े नेक्सस का आज खुलासा किया है सीबीआई ने। आपको मैं बता दूं, इसमें 19 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, और जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और पाली में छापेमारी की कार्रवाई की है पुलिस ने और सीबीआई ने, तब जाकर के इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। और आगे इसमें और भी जांच की जाएगी और देखना पड़ेगा कौन कौन लोग इसमें और शामिल हैं। तो एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, और
ये जो कोयले का काला कारोबार चल रहा था, इसका खुलासा किया है पुलिस ने। आगे बढ़ते हैं। 24 अप्रैल से राजस्थान सरकार लगा रही है महंगाई राहत कैंप। बहुत अच्छी बात है, लगनी भी चाहिए। महंगाई राहत कैंप है क्या साहब? महंगाई राहत कैंप ये है कि सरकार ने बजट में जो भी घोषणाएं की हैं, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री, बीपीएल और जो वो उज्ज्वला योजना में जिनको गैस सिलेंडर मिले थे उनको 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। लेकिन ये ऐसे नहीं मिलेगी। हाँ, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ये कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में जाकर के आपको अपने दस्तावेज देने पड़ेंगे, फॉर्म भरना पड़ेगा, ताकि आपके बारे में जानकारी सरकार के पास पहुंचे और तब जाकर के आप उसके पात्र बन पाए। शेयर करते रहना। बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आपको इसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हर खबर आप तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचे और आपके अच्छे से समझ में आए। तो 24 तारीख से ये कैंप लगेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में भी लगेंगे, शहरी क्षेत्र में भी लगेंगे। अपना जन आधार, बिजली का बिल, जो भी दस्तावेज जरूरी हैं वो आप वहां लेकर के जाएं, और आप जिस भी योजना में पात्र हैं उसके बारे में अपनी सटीक जानकारी जो है वो सरकार को दे दें, ताकि आपको लाभ मिलना लग जाए। अच्छी बात। पर एक और लफड़ा है, और लफड़ा ये है, हालांकि मैं इसको बड़ा इशू नहीं मानता, क्योंकि हम भी इस बात को जानते हैं और आप भी इस बात को जानते हैं कि सरकार सारी चीजें सेटल कर लेगी। इस समय मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल पर है। सरपंचों ने कामों का बहिष्कार कर दिया है, ग्राम पंचायतों के ताले लगा दिए। पटवारी हड़ताल पर हैं, सेक्रेटरी हड़ताल पर हैं। जब सारे कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो इन राहत कैंपों में जाएगा कौन? कौन जाएगा? कैसे जनता के काम होंगे? तो इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। सरपंचों ने साफ कह दिया राहत कैंपों का बहिष्कार करेंगे, पटवारियों ने कह दिया बिल्कुल करेंगे, मंत्रालय कर्मचारियों ने कह दिया बिल्कुल करेंगे, राजस्व के जो कर्मचारी है उन्होंने कह दिया बिल्कुल हम इसका विरोध करेंगे। हम सरकार का ये राहत कैंप जो है इसमें किसी भी प्रकार का सरकार को सहयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल सरकार को टेंशन है, और हम भी इस बात को जानते हैं, आप भी इस बात को जानते हो, सरकार इसको मैनेज कर लेगी। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि सरकारों ने इनके साथ लिखित में समझौते किए क्यों थे? जब सरकारों को इन समझौतों को लागू ही नहीं करना था तो इनको झूठी लॉलीपॉप पकड़ाई क्यों थी आपने? मंत्रालय कर्मचारियों के साथ तो आपने 2021 में लिखित में समझौता करा था। सरपंचों के साथ आप 2-2, 3-3 बार लिखित में समझौता कर चुके हो। पटवारियों के साथ भी आप पहले समझौता लिखित में कर चुके हो। आंखों में धूल झोंकने का काम करती क्यों है सरकारें या मंत्री? झूठे आश्वासन देते क्यों हैं? अगर आपको इन समझौतों को लागू ही नहीं करना था तो फिर लिखित में समझौते इनके साथ किए क्यों थे? सरपंच सबसे पहले 2 बार 3 बार सड़कों पर उतर चुके हैं, लामबंद हो चुके हैं, फिर इनको मीठी गोली दे दी जाती है, फिर ये लोग घरों में आ जाते हैं वापस। पटवारियों के साथ भी यही हुआ, संविदा कर्मियों के साथ भी यही हुआ, राजस्व कर्मचारियों के साथ भी यही हुआ। इनके साथ में जैसे इन्होंने आंदोलन किया, हड़ताल की, प्रदर्शन किया, इनके साथ में सरकार ने बैठ करके वार्ता कर ली, लिखित में समझौता कर लिया, और उसके बाद उस लिखित के समझौते को फेंक दिया डस्टबिन में, कचरा पात्र में। अपना तो काम हो ही रहा है, सरकार ने तो ये सोच रखा है भाई हमारा काम तो हो ही रहा है, बाढ़ में जाए जनता, क्या लेना देना है। लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि ये चुनावी साल है, क्योंकि हम जब इनको कवरेज करते हैं, इनके जब बयान लेते हैं ना, तो ये कह रहे हैं साहब क्या करें, हमें तो करना ही है, हमें तो करना है। क्योंकि इस साल भी अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो फिर सरकार कभी बात हमारी मानेगी नहीं। तो हमारे पास तो यही मौका है कि साहब आपने लिखित में जो समझौता किया था उसको लागू अब तक क्यों नहीं किया है। सब हड़ताल पर चल रहे हैं और सभी ने इन कैंपों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने आज कहा कि गहलोत अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दे। सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है, इक्की दुक्की सीटें आपकी अगर आ जाएं तो बहुत बड़ी बात मानना। यह कहना है पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी का। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही
कि जिन योजनाओं को लेकर के अब आप राहत कैंप लगा रहे हैं, 4.5 साल से आपने ये राहत कैंप क्यों नहीं लगाए? तब अपनी योजनाओं को जन जन तक क्यों नहीं पहुंचाया? तब आपने जनता को राहत क्यों नहीं दी महंगाई से? क्योंकि चुनावी साल है, आप जनता को प्रलोभन देकर के और सिर्फ अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं, और जनता आपकी स्वार्थ की इस राजनीति को अब अच्छे से समझ चुकी है। यह कहना है पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी का। अगली खबर, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा स्वस्थ होकर के आ चुके हैं, वापस मैदान में कूद चुके हैं, और जहां जहां पीड़ितों की, जहां जहां ऐसे लोग जिनकी कोई नहीं सुन पा रहा, अब वहां पहुंचना उन्होंने शुरू कर दिया। पहले तो रामप्रसाद मीणा के जो धरना प्रदर्शन परिजन कर रहे थे, वहां वो 2 दिन से मौजूद थे। इसके बाद आज वो एक और पीड़ित के घर पहुंचे हैं, कानोता के विजयपुरा। वहां पर संजय पांडे नाम के व्यक्ति ने भी सुसाइड किया था, और सुसाइड से पहले उसने भी अपना एक ऑडियो और वीडियो जारी किया था, जिसमें साफ साफ नाम लिया था आरोपियों का कि साहब इन लोगों ने मुझे इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, इस वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। इस मामले को लेकर के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनके साथ भाजपा के कई दिग्गज नेता उस गांव में पहुंचे, पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की है, और भारतीय जनता पार्टी के अशोक परिणामी ने कहा कि आरोपी सब्बीर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जिस कंपनी में संजय काम करता था, उसी के मालिक पर आरोप लगाए थे संजय ने। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जो हैं राजेंद्र राठौड़, उन्होंने भी आज खुलकर के ये कहा कि प्रदेश में सोहनलाल, सुरजाराम, कन्हैया पारीक, हंसराज, संत विजयदास, रामप्रसाद मीणा और अब संजय पांडे, ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार और सिस्टम के भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर के आत्महत्या जैसा कदम इनको उठाना पड़ा, और इनकी हत्या का सीधा सीधा जिम्मेदार जो है, इनकी आत्महत्या के लिए हत्या का केस चलना चाहिए प्रशासन पर भी और सरकार पर भी, जिन्होंने इन लोगों को मजबूर किया सुसाइड करने के लिए। यह कहना था नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का। और सचिन पायलट के आवास पर आज कुछ विधायकों की मुलाकात भी हुई, बैठक भी हुई है, जिनमें राजेंद्र गुड़ा है, खिलाड़ी लाल बैरवा है, वेद प्रकाश सोलंकी है, राकेश पारीक है, मुरारी मीणा है, गजराज खटाना है। इन्होंने आज पायलट से मुलाकात की है और आगे की जो रणनीति है वो तैयार की है। वहीं मुरारी लाल मीणा ने कहा है, रामप्रसाद मीणा वाला जो मामला था उसको लेकर के, कि बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आज जब, क्योंकि फीडबैक का काम इन दिनों चल रहा है ना, प्रभारी और सीएम जो है वो कांग्रेस के विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं अलग अलग चुनावों को ध्यान में रख करके, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जातिगत जो वोट हैं वो कितना मायने रखते हैं, इसको लेकर के मैंने खुल करके अपनी बात जो है आला कमान के सामने रख दी है, प्रभारी के सामने रख दी है कि साहब जातिगत जो समीकरण है वो हमेशा वोटों में मायने रखते हैं। चलिए, और अब बात करते हैं शिक्षक नेता। जी हां, थर्ड ग्रेड टीचर बहुत जल्दी सड़कों पर उतरने वाले हैं, क्योंकि सरकार सिर्फ इनको आश्वासन दे रही है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला न जाने कितने दिनों से आश्वासन देते आ रहे हैं, नहीं साहब बिल्कुल तबादला नीति हमने बना ली और बहुत जल्दी थर्ड ग्रेड टीचरों के तबादले हम करेंगे। कब करोगे? जून में आपका नया सेशन शुरू हो जाएगा, अगस्त सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी, फिर इनके तबादले कब करोगे? काहे झूठ बोलते हो? और अगर सच बोल रहे हो तो जल्द से जल्द इसको कर लो, वरना ये लोग अब सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि ये 1-2 नहीं है, 85,000 हैं जो ऑलरेडी आपको आवेदन कर चुके हैं। 5-5, 10-10 साल हो गए इनको एक ही क्षेत्र में काम करते करते, दूर दराज के इलाकों में आपने इनको पटक रखा है। आज शिक्षक नेता जो हैं उनका साफ बयान आया है कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के जो तबादले हैं अब उनको लेकर के हम सड़कों पर बहुत जल्दी बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। वहीं तबादलों को लेकर के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का भी बयान आया है कि जैसे ही बैन हटते हैं हम तुरंत इन तबादलों को लेकर के कुछ करेंगे। आप नोट कर लेना, शब्द का है कुछ करेंगे, यानी अभी खुद कल्ला साहब भी श्योर नहीं है कि करेंगे कि नहीं करेंगे। ये कंडीशन। आगे बढ़ते हैं।
और मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल पर है, सरपंच हैं, बीडीओ भी हड़ताल पर हैं और सभी ने जो 24 तारीख से कैंप लगने वाले हैं उनका बहिष्कार किया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं करौली जिले की। करौली जिले से क्या कुछ खबरें हैं। राजस्व कर्मचारियों ने वहां भी आज प्रदर्शन किया है और राहत कैंप का बहिष्कार किया है। जिला मुख्यालय पर राजस्व कर्मचारियों ने 2 दिन का धरना शुरू कर दिया है। पटवारी, तहसीलदार, गिरदावर सभी सामूहिक अवकाश पर जा चुके हैं। अगली खबर बड़ी इंपॉर्टेंट खबर और वो है पासना बांध से जुड़ी हुई। न्यूज 7 राजस्थान ने कल आपको पूरी मीटिंग लाइव दिखाई थी। किसने क्या कहा, विधायक रामकेश मीणा मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों का अगर बात करें तो डिविजनल कमिश्नर जो है, संभागीय आयुक्त, वो मौजूद रहे। करौली के कलेक्टर मौजूद रहे, एसपी मौजूद रहे। पाचना लिफ्ट परियोजना जो है उसके जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहे, है ना। कमांड एरिया के जो लोग हैं वो मौजूद रहे। खूब तीखी नोक झोंक और बहस हुई है साहब। सब कुछ लाइव पे आपको दिखाया था न्यूज़ 7 राजस्थान ने कल। नतीजा क्या निकला? नीलवटा सन्नाटा। कोई फैसला नहीं हुआ, कोई फैसला नहीं हुआ, कोई निर्णय नहीं हुआ। और ताज्जुब की बात यह है कि ना अदालतों का लोगों को डर है, ना कानून का लोगों को डर है। बहुत तगड़ी तीखी बहस हुई है कल। और मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि पाचना लिफ्ट परियोजना वाला जो पक्ष है वो आज तक इस पूरी मीटिंग में, जब भी मीटिंग हुई है, जब भी बैठक हुई है वितरण को लेकर के, जल वितरण को लेकर के, उनका जो रुबाब है साहब, उनका जो टशन है, उनकी जो दादागिरी है, वो प्रशासन के सामने, जनप्रतिनिधियों के सामने, सरकार के सामने वैसी ही है जो पहले थी। 1% भी वो लोग कोऑपरेट करने के मूड में नहीं है, नहीं है। मीटिंग में आते हैं पूरी दादागिरी के साथ आते हैं, 2 टप्पे में अपनी बात रख करके, और कई बार वो बैठक छोड़ करके भी जाने को तैयार हो जाते हैं। और प्रशासन उनके सामने बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। बड़े ताज्जुब की बात है। और कल की मीटिंग से तो एक चीज बड़ी जोरदार निकल करके सामने आई। संभागीय आयुक्त ने पूरा ठीकरा फोड़ दिया जल संसाधन के जो जलदाय विभाग के जो एसी हैं उनके ऊपर। बोले साहब आप पानी खोलोगे कि नहीं खोलोगे, आप पाचना के गेट खोलोगे कि नहीं खोलोगे। ऐसी साहब ने साफ कह दिया, साहब आप लीडर हैं, अध्यक्ष हैं, मालिक हैं पूरे संभाग के, आप लिखित में दे दो, मैं तो 1 घंटे नहीं लगने दूंगा, तुरंत गेट खोल दूंगा। प्रशासन भी एक दूसरे पर टालता आ रहा है, डालता आ रहा है। बिल्कुल साफ कह रहा हूं मैं इस बात को, क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग करता हूं मैं। पाचना को लेकर के जब कोई खबर आई है, बिल्कुल उसका एनालिसिस मैंने किया है। हमारे रिपोर्टर को हम तुरंत वहां भेजते हैं, लाइव दिखाना जनता को पूरा क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, अदालतों के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आपकी मांगे बढ़ती जा रही हैं, आपकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। आप तो किसान हैं, आप मालिक हैं, क्योंकि ये बांध आपके क्षेत्र में है। और वो लोग बेवकूफ हैं जो कमांड क्षेत्र के हैं, जिनसे लाखों बीघा जमीन जो है वो जुड़ी हुई है। हमारी साहब सुनवाई नहीं हुई। कितने आंदोलन किया आपने अब तक सुनवाई के लिए? कितनी बार आप सरकारों से मिले, कितनी बार आप सड़कों पर उतरे? आपकी डिमांड ही कम नहीं हो रही। जिन 13 गांवों को पहले पानी मिलता था, उन्हीं 13 गांवों को पानी मिलने के लिए प्रशासन ने पहले भी सहमति दे दी थी। 13 से आप 18 पे आ गए, 18 से आप 39 पर आ गए। नहीं साहब हमको तो सबको पानी मिलना चाहिए। ठेका है क्या? पहले से समझौता था क्या? पहले से लिखित में आदेश थे क्या? नई मांग है, नई इच्छा है, प्रपोजल बना करके भेजो सरकार के पास में। आपके आंदोलन में बिल्कुल लोग भी साथ देंगे आपका। लेकिन आप जिस तरीके से खूंटा रोप करके बैठे हो, औरतों को सामने ला करके जिस तरीके से आप ज्ञापन दिलवा रहे हो, सीधी सी बात है आप बहुत ही गंदी राजनीति कर रहे हो। और सबसे बड़ी शर्म आने वाली बात यह है, सरकार के नुमाइंदा, मैं तो विधायक महोदय से भी कहना चाहूंगा, रामकेश जी से, बिल्कुल आपने आज तक बहुत अच्छी पैरवी की है इसको लेकर के, पूरी जी जान से आपने इसको लेकर के मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप हमेशा तल्ख टिप्पणी करते हो। आप लड़ने झगड़ने, अपनी बात को
बहुत मजबूती से रखने के लिए बिल्कुल हम मानते हैं इस बात को, लेकिन आप मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, आपकी जब सरकार में इतनी चलती है, तो आज तक इसको लेकर के गहलोत साहब का तो कोई बयान नहीं आया। और जिन्होंने सबसे ज्यादा वादा किया था पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, उन्होंने भी आज तक एक शब्द नहीं बोला। क्या गहलोत साहब अगर एक बार इशारा कर दें तो ये बांध नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा क्या? लेकिन गहलोत साहब को अपने वोट दिख रहे हैं, आज तक 16-17 साल में एक शब्द नहीं बोले। आपकी भी सरकार रह गई, वसुंधरा जी की भी सरकार रह गई, सियासत की सबसे ऊंची कुर्सी पर आप बैठे हैं, इस राज्य के आप मुखिया हैं, वसुंधरा भी मुखिया रही है। क्या कार्रवाई की आपने आज तक इसको लेकर के? जनता को भिड़ाना चाहते हो, लोगों को आपस में लड़वाना चाह रहे हो, क्योंकि यही होगा और क्या है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद थे, एसपी साहब से जब हमने बात की, उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं बताओ, हमारे तो हाथ में सिर्फ इतना है कि हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको संभाल सकते हैं। तो क्या पुलिस लाठीचार्ज करेगी? क्या पुलिस गोलियां चलाएंगी? क्या लोगों की लाशों पर जाकर के और फिर आप पाचना के गेट खोलोगे? समझना पड़ेगा दोनों को। और संभागीय आयुक्त महोदय से भी हम निवेदन करना चाहते हैं, आप सबसे बड़े अधिकारी हैं, दोनों पक्षों को बैठ करके शांति से आप आए, दोनों पक्षों के लोग आए, जनप्रतिनिधि आए, बैठा करके इनको समझाएं, तो क्या इसका समाधान नहीं हो सकता? वो अपनी मूंछों पे ताव लेकर दे करके निकल जाते हैं, आप अपनी मूंछों पर ताव दे करके निकल जाते हैं, अदालत के आदेश हवाई हो जाते हैं। शर्म आने वाली बात है ये। और मैं तो पाचना लिफ्ट परियोजना या जहां पर वो एरिया है जहां बांध बना हुआ है, वहां के जो किसान हैं आसपास के गांवों के, 39 गांवों के हैं या 13 गांवों के हैं, उनसे भी पूछना चाहता हूं, सर आप सबसे पहले किसान हैं, और ये जो भाई आपसे लड़ रहे हैं ना, जो आपसे अपील कर रहे हैं, ये भी किसान है। एक बार खुलने तो दो, खुलने तो दो, कहीं से शुरुआत तो करो। और फिर आपको लगता है कि साहब पर्याप्त पानी है और गांवों को पानी मिलना चाहिए, तो बिल्कुल आप और हम मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे सरकार से कि साहब जब 13 गांव शामिल थे, अब 39 गांवों का एक प्रपोजल बना दो, प्रोजेक्ट बना दो, इसके लिए बजट दे दो और आगे का काम चालू कर दो। तब तक इन गांवों को पानी मिले, जो नहरें 16 साल से सूखी पड़ी हैं उनको पानी मिले। बिगिनिंग तो करो, शुरुआत तो करो, एक कदम आगे तो बढ़ाओ। पर नहीं, बैठकें होती हैं, कचौड़ी समोसे खाए, ठंडा पानी पिया और गो वेंट गॉन, पानी नहीं खुल रहा। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी? प्रशासन के अधिकारियों की बात करें तो एक दूसरे पर टालते रहते हैं, एक दूसरे को टोपी पहनाते रहते हैं, एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। फिर काय के प्रशासनिक अधिकारी हो आप? फिर कौन सी शक्तियां आपके पास है जिनका आप इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हो? बड़े ताज्जुब की बात है। जिला कलेक्टर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, संभागीय आयुक्त निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, दोनों को बैठा करके बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से जवाब लेते रहते हैं। संभागीय आयुक्त ऐसी पे डाल देते हैं, क्यों नहीं खोल रहे आप गेट, आपने मुझे जवाब नहीं दिया, आपने इसका नोटिस क्यों नहीं भेजा। वो ज्यादा बड़े अधिकारी हैं क्या आप ज्यादा बड़े अधिकारी हैं? किनसे पूछ रहे हैं आप? वो तो कह रहे हैं आप लिखित में दे दो, मैं तो आज पानी खुलवा देता हूं। पुलिस प्रशासन भी कह रहा है साहब आप लिखित में दे दो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन लड़ झगड़ करके लाठी के दम पर, दादागिरी के दम पर पाचना के पेज खोलना, सौहार्द खराब करना, ये तो कोई नहीं चाहता। हम जानते हैं कि आप भी नहीं चाहते, वो लोग भी नहीं चाहते, कमांड एरिया के लोग भी नहीं चाहते, लेकिन बैठ करके एक जाजम पर संवाद तो किया जा सकता है। वहां बैठकों में आप जाकर के हो हल्ला करते हो, हंगामा करते हो, तलवारें खींचती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हो और उसके बाद टाइम फिस। अरे कभी इस बैठक रूम से बाहर निकल करके भी बैठक कर लो, प्रबुद्ध जनों को बुला लो, बातचीत करो लोगों से कि भाई शुरुआत तो करो, जो पहले स्थिति थी 16 साल पहले उस स्थिति को शुरुआत तो करो। बाद में जिन जिन को जहां जहां जैसे जैसे पानी चाहिए प्रपोजल बना करके भेजेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार से गुहार लगाएंगे, मिल जाएगा। कुछ नहीं हो रहा, वही कहानी ढाक के 3 पात। ये कंडीशन चल रही है पाचना को लेकर के।
अदालत फटकार लगा देती है, बार बार नोटिस जारी कर देती है, अदालत जवाब मांगती है, कलेक्टर साहब वहां जाकर के जवाब दे आते हैं और बस गोल बोल हो जाता है सारा मामला। कल आपको हमने ये लाइव दिखाया था। और अगली खबर करौली से, बिल्कुल गुड़ला पाचना लिफ्ट परियोजना के जो लोग हैं, किसान हैं, वो अड़े हुए हैं, अधिकारियों पर गंभीर वो आरोप उन्होंने लगाए हैं। इधर आयुक्त ने एसी को फटकार लगाई, एसी ने अपना जवाब दे दिया। कुल मिलाकर के ये है, कोई पहल अब तक इसको लेकर के नहीं हुई है। हिंडौन के कोतवाली क्षेत्र के राजनगर में आज 2 विवाहित महिलाओं के साथ में मारपीट का एक मामला सामने आया है और निर्ममता से इनके साथ में मारपीट की गई है। पैरों में फ्रैक्चर आए हैं। पीड़िता रोशनी जाटव और कुसुम जाटव ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ आरोप लगाया है। उनके पति दिल्ली में मजदूरी का काम करते हैं और पीछे से जेठ ससुर जो हैं उन्होंने उनके साथ में मारपीट की है। अब बात करते हैं बौली की। बौली से क्या कुछ खबरें हैं, और दिन में आज एक खबर आई हमारे पास भी, वो ट्रांसफर ऑर्डर की जो है चिट्ठी आई कि साहब बौली में जो एसएचओ हैं कुसुमलता मीणा, उनको भरतपुर रेंज से सीधा उनका तबादला कर दिया गया है अजमेर रेंज में। बड़ी चौंकाने वाली खबर थी और इसको लेकर के बौली के लोग आज लामबंद हो गए, विरोध प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ और समर्थन किया है एसएचओ कुसुमलता मीणा का। और उन्होंने कहा है कि राजनीति, गंदी राजनीति के चलते उनका तबादला किया गया है, क्योंकि 3 दिन पहले 4 दिन पहले ही बजरी खनन के खिलाफ जो राजनीति में सफेद खद्दरपोश लोग बैठे थे ना, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी कुसुमलता जी और उनकी टीम ने, एसपी महोदय के निर्देशन पर, और एक अच्छी कार्रवाई थी। बजरी माफिया में जो बड़े दिग्गज लगे हुए थे लंबे समय से, उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। और कहीं ना कहीं उस दिन भी ये संकेत मिल गए थे कि शायद अब मैडम को यहां से जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपराध के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर दी तो फिर आपको ट्रांसफर तो झेलना पड़ेगा। और शायद इसी गंदी राजनीति का शिकार कुसुमलता को किया गया। लोगों ने जमकर के विरोध प्रदर्शन किया है, समर्थन में नारे लगाए हैं और कहा है कि नहीं, इस गंदी राजनीति के तहत किसी अच्छे अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो बौली से आज ये खबर आई। बौली से ही एक और बड़ी खबर आई, और खबर बड़ी चिंता का विषय है। एक सरकारी टीचर पर अपनी ही स्टूडेंट, नाबालिग स्टूडेंट के अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। जी हां, मैं आपको बताऊं, जो पीड़िता अपहृत जो लड़की है, उसके पिता ने मामला दर्ज करवाया कि उनकी 15 साल की बेटी 10th क्लास में पढ़ती है और टीचर अमृत सिंह चंदेला पर यह आरोप लगाया है कि वो मेरी बच्ची को लंबे समय से मैसेज करता था, कई बार उसको समझाया है, उसके बावजूद भी वो समझ में नहीं आ रही। और अब 18 अप्रैल से मेरी बेटी गायब है, जब वो स्कूल गई है तब से, और शिक्षक का भी फोन जो है वो बंद आ रहा है। इस तरह का एक मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन बजरी के अवैध खनन को लेकर के बहुत सख्त हैं, बिल्कुल सख्त हैं। और जहां जहां से उनके पास में शिकायतें आ रही हैं कि साहब पुलिस इसमें इन्वॉल्व है या कोई और मामला है, जहां जहां से शिकायत आ रही है उसको लेकर के वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि खिरनी पुलिस चौकी और कुस्तला पुलिस चौकी की लगातार शिकायतें मिल रही थी कि इनकी मिली भगत से साहब ये जो बजरी खनन का मामला है ये फल फूल रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए खिरनी और कुस्तला पुलिस चौकी के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया, पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया, क्योंकि इनकी बंदी हुई थी या इनकी कोई सेटिंग थी, क्या मामला चल रहा था, इसको लेकर के लगातार शिकायतें मिल रही थी। और पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुस्तला और खिरनी पुलिस चौकी के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया। इसमें एक एएसआई भी शामिल है, बड़ी कार्रवाई की है। तो यानी पूरे दमखम के साथ में एसपी साहब जो है ना वो काम कर रहे हैं जिले में। और खिरनी में एएसआई सहित 11 पुलिसकर्मी और कुस्तला चौकी के 7 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। हमारे शहर से क्या कुछ खबरें हैं, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज एडीएम को ज्ञापन सौंप करके और पेपर धांधली की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। वहीं राजस्व कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चालू है, सुबह लाइव दिखाया था आपको पवन जी ने।
और वजीरपुर और बामनवास से भी इसी तरह की खबरें हैं, कार्य का बहिष्कार कर रखा है और 2 दिन का धरना प्रदर्शन वहां भी चल रहा है। और इन्होंने कहा है कि 2021 में जो समझौता हमारे साथ में किया था सरकार ने, बस उसको लागू कर दो। और अगर लागू नहीं करना था तो 2021 में समझौता किया क्यों था? और 2021 में समझौता किया था तो महाराज अक्टूबर 2021 में हुआ था ये समझौता। 2021 निकल गई, 22 निकल गई, 23 आ गई, अब तक इस समझौते को आपने लागू नहीं किया, तो फिर किया ही क्यों था समझौता? ठीक है। और टूटी सड़कें गंगापुर में, हाँ ये तो पहचान है हमारे शहर की, टूटी सड़कें, उड़ती हुई धूल, ठीक है ना। इससे आमजन दुखी है, त्रस्त है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया, आने वाले दिनों में, और आने वाले दिनों में क्या, अभी भी पानी की समस्या भी विकराल रूप धारण करने वाली है गंगापुर में, बिल्कुल। और इस शहर में ना सुनने के लिए प्रशासन तैयार है, कोई जवाब है ही नहीं सर प्रशासन के पास में। मैं खुद एसडीएम साहब के साथ में, एडीएम साहब के साथ में कई मुद्दों को लेकर के घंटे घंटे 2-2 घंटे मुलाकात करता हूं, उनके सामने इन मुद्दों को रखता हूं। आपको याद होगा मैंने 2-3 दिन पहले एक खबर बताई थी कि एसडीएम साहब से मुलाकात करके और फोगिंग की मैंने रिक्वेस्ट की थी। एसडीएम साहब ने सख्त निर्देश दिए नगर परिषद के जयन को, आज से ही फोगिंग चालू कर दो। आज मैंने फीडबैक लिया और आपको पता है रिजल्ट क्या आया? अभी तक फोगिंग शुरू नहीं हुई। यानी नगर परिषद के लिए एसडीएम महोदय के आदेश भी कोई मायने नहीं रखते। अब आप समझ जाओ कि शहर की देखभाल को वीरानियां तो हों, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन? आखिर इस शहर का मुस्तकबिल है कौन? मालिक है कौन सुनने वाला? विधायक साहब रोजा इफ्तार की पार्टी दे रहे हैं आज विजय पैलेस में, लेकिन विधायक साहब ने भी शायद इन सड़कों को नहीं देखा होगा। विधायक साहब ने भी पानी की समस्या को लेकर के कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन तो वो उसी मुगालते में रहेंगे ना। 6000 करोड़ तुम्हें चंबल के लिए ले आया, गंगापुर को मैंने जिला बना ही दिया। महाराज धरातल पे कुछ हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। सड़कें बन गई तो तराई नहीं हो रही, बूढ़ा डल गया तो तराई नहीं हो रही, तराई हो गई तो बूढ़ा समय पर नहीं उठ रहा। पूरे शहर की आंखों में सिर्फ और सिर्फ धूल झोंकी जा रही है। विनोद जी कह रहे हैं नगर परिषद के पास पेट्रोल नहीं है। सही कह रहे हो विनोद जी, शुक्र है आपने पेट्रोल की कही है, वरना मैंने तो एसडीएम साहब से कहा, मैंने कहा आपको जवाब अभी ये मिलेगा, 2 मशीनें साहब दोनों खराब पड़ी है। क्योंकि हर सीजन में हमको तो यही सुनने को मिलता है, फॉगिंग बिल्कुल साहब करवाएंगे लेकिन मशीनें खराब पड़ी हैं साहब, और नगर परिषद के पास पेट्रोल नहीं है। और विधायक महोदय के पेट्रोल पंप से जो आप पेट्रोल ले रहे हो और फर्जी बिल पेश कर रहे हो, चोरी का पेट्रोल आप भरवा रहे हो, वो पेट्रोल कहां से आता है? तब आपको पेट्रोल कैसे मिल जाता है? और आम जनता के लिए अगर फॉगिंग करवानी है आपको, तो नगर परिषद के पास में पेट्रोल नहीं है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती। एक कार्यवाहक आयुक्त तो मिले हुए हैं, जो भी आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं, और अब तो वो मेडिकल पे चल रहे हैं, बीमार हैं साहब। कल तो एक फंक्शन में देखा था मैंने उनको, काम के नाम पर गलागो, कोई काम नहीं हो रहा। इसलिए मेरा तो जनता से यही कहना है साहब, जैसे मैंने नगर परिषद की खबरें चलाना बंद कर दिया, वैसे ही आप भी नगर परिषद को मृत प्राय मान लें। नगर परिषद गंगापुर सिटी में है ही नहीं। और मैं तो ये पार्षदों से भी कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों में भी थोड़ी सी शर्म बची हो तो अपने अपने रिजाइन दे दो, इस्तीफे दे दो, क्योंकि आप भी जनता के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो। आपका भी मन कचोटता है ना? जिन वादों के साथ, जिन इरादों के साथ आप पार्षद बने थे, वो सारे सपने आपके धराशायी हो चुके हैं। जनता को आप कुछ दे नहीं पा रहे हो, फिर क्या फायदा ऐसे पद पे रहने से? ठीक है ना। सभापति महोदय ने तो नगर परिषद जाना ही छोड़ दिया, आयुक्त तो महोदय आते नहीं है, पट्टों की लोगों ने पूछना ही बंद कर दिया। हाँ, हर रोज चक्कर लगाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने अब नगर परिषद जाना ही बंद कर दिया। भैया तुम पे बन जाए तो हमारे पट्टे बना देना, फोन कर देना, आ जाएंगे। 2-2 साल हो गए ठोकर खाते खाते, पट्टे नहीं बन रहे, कोई काम नहीं हो रहा। सफाई
बिल्कुल भूल जाना। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, आज यहां से उठ गया, कल वहां से उठ जाएगा, परसों वहां से उठ जाएगा, और आज यहां से उठाया था ना, वहां फिर 3 दिन में फिर कचरा इकट्ठा हो जाएगा। यह है आपकी गंगापुर सिटी की नगर परिषद। रोड लाइटों की स्थिति धीरे 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 करके पूरे शहर की बत्ती गुल होती जा रही है। नई रोड लाइटें आ नहीं रही हैं, आई भी होंगी तो कहां लगी होंगी भगवान जाने। पहले फीडबैक मिलता था, पहले सब कुछ मिलता था, आज नगर परिषद में सिर्फ ताला मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तो नगर परिषद गंगापुर सिटी की मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। नगर परिषद का नाम भूल जाओगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है साहब, मालगोदाम रोड पर LNT के रोड का काम चल रहा है, रेंग रेंग के कर रहे हैं वो भी, है ना, वो भी मजे ले लेकर के कर रहे हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस, थोड़ा सा टुकड़ा आज बना दिया, फिर गई 2-5 दिन की, फिर मैं उनको पंच करूंगा, मैसेज भेजूंगा, फिर थोड़ा सा टुकड़ा बना देंगे। अब वहां तराई नहीं हो रही, मिट्टी डलाक नहीं आ रही। मैंने आज मैसेज भेजा क्योंकि किसी दर्शक ने मुझे भेजा, साहब रोजाना इतनी धूल खा रहे हैं हम कि मत पूछो। उन्होंने कहा साहब रात को और सुबह 2 टाइम में तराई करवाता हूं। करवा दो महाराज, अगर हो जाए तो ठीक है। और बिजली कटौती चल रही है और पानी कटौती भी चल रही है। इसी के कह रहे हैं चना और सरसों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य के किसानों के कागज ऑनलाइन पंजीयन नहीं और हैं, साइड नहीं चल रही है। अच्छा, नहीं वैसे मैंने कुछ दिन पहले जब सोसाइटी में मालूम करा था तो वो कह रहे थे साहब हमारे तो देखो रजिस्ट्रेशन अगर किसान करवाएगा तो हम खरीद जरूर करेंगे, बाकी अगर ऐसा है कोई तो एक बार मैं कल मालूम कर लेता हूँ कि सब साइट चल रही है कि नहीं चल रही। बाकी अब ये तो आप जानते हो कि तो ऑनलाइन मामला है, ये चल जाएगी। कई बार सर्वर का या कई और प्रॉब्लम हो सकती है। 3 माह से रोड लाइट का सामान तक नहीं है नगर परिषद में, सही कह रहे हो। अरे रोड लाइट क्या ठेकेदार इनके पत्ते नहीं है, अब कहाँ गए। हकीकत बात है, पहले मैं इतना जाता था नगर परिषद हर रोज फीडबैक लेने, लेकिन कुछ नहीं। और यातायात पुलिस, हाँ आज मेरी बड़ी तीखी नोकझोंक हो गई साहब यातायात पुलिस से। और क्यों हुई, उदय मोड़ पे सुबह सुबह 10-11 बजे आप चले जाओ, चौकी के सामने छाया का एक स्थान है बढ़िया सा, वहां पर 3-4 यातायात कर्मी लगे रहते हैं, खड़े रहते हैं। एक एक व्यक्ति को एक एक मुर्गा कहूंगा मैं तो, एक एक मुर्गों को पकड़ते हैं, चालान कटवाओ, हेलमेट का 1000 का, हेलमेट का 1000 का। ट्रैफिक जाम रहे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब वहां एक ऐसा चौराहा बन गया, सालदा मोड़ से साधन आते हैं। अब तो ये जो नेहरू रोड वाला सड़क है, अच्छा वैकल्पिक बाईपास बन गया, यहां से भी आते हैं, सैनिक नगर से भी आते हैं और इधर से भी जाते हैं। चौराहा जो ये प्राइवेट गाड़ियां चल रही है ना, एक्सप्रेस, कैला देवी एक्सप्रेस, अवाना एक्सप्रेस, फलाना एक्सप्रेस, डीके एक्सप्रेस, इनकी तो वो दादागिरी है कि कहना ही क्या। हाँ, इनकी मर्जी होगी वहां गाड़ी रोकेंगे, इनकी मर्जी होगी उतनी देर गाड़ी रोकेंगे, इनकी मर्जी होगी वहां सवारी उतारेंगे, इनकी मर्जी होगी वहां सवारी चढ़ाएंगे, और इनकी मर्जी होगी उतनी स्पीड से गाड़ी चलाएंगे। खुल के कह रहा हूं, साफ कह रहा हूं। आज मैंने मामला देखा, बिल्कुल जाम लग रहा था, और 3-4 जो यातायात कर्मी हैं जो हमको मिले ले दे करके, यही वो चारों घेर करके और सिर्फ वहां मौजूद थे जहां चालान कट रहे थे। मुझे गुस्सा आ गया सर, मुझे गुस्सा आ गया, और मैंने बहुत बुरी तरीके से उनको फटकार लगाई है कि आपको शर्म आनी चाहिए। जिस काम के लिए आपको तनख्वाह मिलती है, जो ड्यूटी है, वो तो आप कर नहीं रहे। जाम लग रहा है, साधन आपस में फंसे पड़े हैं, वो आपको नहीं दिख रहे। तुमको तो सिर्फ मुर्गे दिख रहे हैं। सरकार को जो टारगेट वो देना है ना, जो चालान का टारगेट देना है, आज कितनों के चालान काटे, आज कितनों से पैसा खींचा, आज कितनी वसूली की है, वो वहां टारगेट देना है, उसमें लगे हुए। पॉइंटों पर यातायात कर्मी मिलेंगे ही नहीं आपको अब। आजकल पहले लगते थे ना, फवारे पे है, सब्जी मंडी चौराहा है, वो तो बंद ही हो गया। कारण ये पैसा खींचो जितना खींच सकते हो, मारो आम आदमी को जितना मार सकते हो, और हेलमेट के चालान बनाओ। शर्म नहीं आती आपको? आज तक कौन सा ऐसा पुलिस का अधिकारी है जिसने गंगापुर सिटी में हेलमेट अनिवार्य किए हो? एक वर्जन मुझे बता दो, एक वाइट मुझे बता दो।
50 बार तो मैं कह चुका हूं, अगर हेलमेट अनिवार्य है, एक दिन मीडिया के सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या तो डिप्टी साहब, एएसपी साहब, एसपी साहब ये कहते हैं गंगापुर सिटी में 2 दिन बाद हेलमेट अनिवार्य है, उसके बाद आप चालान कटिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। हेलमेट लगाना भी है, हेलमेट नहीं भी लगाना, हेलमेट लगा लोगे तो चालान किसका काटेंगे, नहीं लगाओगे तो कम से कम चालान तो कटेगा। कितना गंदा मजाक गंगापुर की जनता के साथ में यातायात पुलिसकर्मी कर रहे हैं, और यातायात पुलिसकर्मियों का कोई दोष नहीं है, उन्हें तो ऊपर से ऑर्डर आता है बेचारों को। इतना टारगेट तो देना ही है, दिन भर में इतने के चालान तो आने ही चाहिए, क्योंकि सरकार को चुनावों के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा बताओ? ये कंडीशन है सर, ये हालात है गंगापुर के, जो मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से खुल करके बता रहा हूं कि गंगापुर में ये चल रहा है। मरो, एक्सीडेंट हो, जाम में फंसो, अतिक्रमण का सामना करो, किसी को कोई लेना देना नहीं है सर, सब अपनी अपनी डपली अपना अपना राग कर रहे हैं, और यही आज के तारीख में हालात चल रहे हैं गंगापुर के। वहीं आज कुछ मुस्लिम पार्षदों ने ज्ञापन सौंपा है नगर परिषद सभापति को भी, एसडीएम को भी, कि साहब ईद का त्योहार आ रहा है तो कम से कम वार्डों में सफाई और पानी की व्यवस्था करवा दी जाए। ज्यादातर मुस्लिम पार्षदों ने ईद के मद्देनजर ये मांग की है। आकिब खान है, मुबारक अली है, मोहम्मद इलियास हैं, फिरोज हैं, शबनम बानो है, मुबीना है, ये जो मुस्लिम पार्षद हैं, इन्होंने एप्लीकेशन लिखी है, साफ करो ये कंडीशन। और एक और बात, आने वाले दिनों में गंगापुर पुलिस 2-4 दिन में ही किसी बड़े मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और कोई बड़ा आपराधिक जो मामला है उसका खुलासा पुलिस करेगी। अच्छी बात है, काम करोगे तारीफ करेंगे। चिंदी चोरी करोगे, आदमी का खून निचोड़ोगे, तो फिर उसका भी आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना? वही बात है कि ना तो सफाई हो रही, ना बिजली मिल रही, ना पानी मिल रहा, आश्वासन मिल रहा है, हो कुछ नहीं रहा, बजट की थोती बाई बाई हो रही है। गंगापुर जिला बन गया, महाराज ये जिला वापस ले लो, नीचे हमको जिला, आप तो ये बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनकी व्यवस्था करवा दो, जिला आप अपने पास रख लो। कोई छोटा मोटा गांव हो उसको जिला बना दो। वो इंडौन वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बेचारे, इंडौन को जिला बना करके करौली को संभाग बना दो, गंगापुर को तो आप रहने ही दो। क्या फायदा है बता दो आप जिला बनाने से, जब कौन सा हमारी सुविधाओं में 4 चांद लग रहे हैं? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। 24 तारीख से कैंप लगेंगे, वहां आपको बुलाएंगे, वहां सुनो, देखो, अपनी बात रखो। सरकार तो वही है, आंकड़े जुटाएगी और वोट बैंक की राजनीति करेगी। तो ये हालात है साहब। कुल मिलाकर के यह है, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आप सड़कों पर नहीं उतरोगे, आप अपनी मांग को नहीं रखोगे, भाड़ में जाए कांग्रेस, भाड़ में जाए बीजेपी, भाड़ में जाओ कोई भी जनप्रतिनिधि, जनता जनार्दन सबसे बड़ी है। जब हम इनको ऊपर बिठा सकते हैं तो इनकी कुर्सी गिरा करके नीचे भी ला सकते हैं। ये ताकत है जनता में, और जनता जिस दिन अपनी ताकत पहचान जाएगी ना, उस दिन मजा आएगा। उस दिन जनता, जिस दिन जनता सवाल करने लग जाएगी अधिकारियों से, साहब ये सड़क की इतनी डेडलाइन थी, कब तक बनेगी बताइए? पानी क्यों नहीं मिल पा रहा? चंबल को लेकर के बड़े बड़े दावे किए थे ना आपने, कहां है हमारा पानी, दीजिए हमको। आप करोगे नहीं सवाल, सरकार के क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है ना? तो एक जागरूक नागरिक बने सर, अपने मुद्दे, अपनी समस्याएं मजबूत तरीके से उठाएंगे तो ही पार पड़ने वाली है, तभी आप अधिकार हासिल कर सकते हो, वरना कोई फायदा नहीं। जनता को सड़क पर आना पड़ेगा, और जनता से बड़ा कोई न्यायालय नहीं हो सकता, जनता से बड़ी कोई मांग नहीं हो सकती, और जनता से बड़ी ताकत किसी और में है भी नहीं। लोकतंत्र की असली पहचान जनता है। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया गया शासन ही डेमोक्रेसी है। लेकिन यहां कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। चलिए कल मुलाकात करते हैं आपसे, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गर्मी बिल्कुल परवान पर है और धीरे धीरे बढ़ेगी, गर्मियों का सीजन अब शुरू हो चुका है। अपना ख्याल रखें, मौसमी बीमारियों का भी प्रकोप है, मच्छर खाते हैं, सहन करें, खाने पड़ेंगे, और उनको खाना भी चाहिए, क्योंकि ये उनका हक है, आपका हक है। आप अपना हक नहीं समझ पा रहे, लेकिन मच्छर अपना हक समझ रहे हैं, वो आपका खून चूस रहे हैं, और नेता आपका खून चूसेंगे, मच्छर आपका खून चूसेंगे, तो खून बढ़ाने के लिए जूस पिए, और तो क्या करें।
तो मच्छर तो खाएंगे, क्योंकि फॉगिंग नहीं हो सकती। फॉगिंग क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि नगर परिषद के पास पेट्रोल नहीं है। लाइट की कटौती हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार के पास कोयला नहीं है। पानी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सरकार के पास पानी नहीं है। अपराध हो रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। अब आप समझ जाओ, जब कुछ है ही नहीं तो फिर सरकारें चल कैसे रही है, लोकतंत्र जिंदा कैसे है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। जय हिंद और जय भारत।